अमृत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं घोष और अघोष वर्ण पढ़ाऊँगा इस वीडियो में आपको। ये कठिन है लेकिन एकदम आसान बनाकर आपके समकक्ष में पेश कर रहा हूँ, एकदम गणितीय पद्धति पर, जो थोड़े से अगर आप प्रयास करते हैं तो कभी भूलेंगे नहीं, सदैव याद रखेंगे। देखिए, नाद की दृष्टि से, नाद माने ध्वनि की दृष्टि से वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, घोष और अघोष। घोष को ही कहीं कहीं किताबों में सघोष कहा जाता है। तो वो चाहे सघोष कहिए या अघोष कहिए, ये दो वर्ग हो जाते हैं। घोष कहेंगे तब भी वही बात है जो सघोष कहेंगे। तो इसीलिए हमने बोर्ड पर लिखा है घोष और अघोष। तो नाद की दृष्टि से वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, घोष और अघोष। आइए जरा घोष और अघोष का निर्धारण किसके आधार पर है। जैसा कि आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। तो घोष क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं झनकृत होती हैं, कंपित होती है, स्पंदित होती है, उसे घोष वर्ण कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं झनकृत होती है उसे घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। उसे घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। अब जरा देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। 11 स्वर। कौन 11? यानी अ से लेकर औ तक जो 11 स्वर हैं, अ से औ तक 11 स्वर आ जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा यानी तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आते हैं। इस तरह से देखेंगे तो पंक्तियां ही 15 जो हो गए वर्गीय व्यंजन, ये घोष है। और सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन, ये 4 हैं। और उसमें व्यंजन में या उसमें व्यंजन में अगर देखेंगे तो ह आता है, मात्र एक ह आता है, तो एक ये हो जाता है। तो अगर गणितीय आधार पर देखेंगे तो घोष वर्णों के अंतर्गत, यानी जो घोष वर्ण है उसके अंतर्गत 11 स्वर प्लस 15 वर्गीय व्यंजन प्लस 4 अंतस्थ व्यंजन प्लस 1 उसमें व्यंजन में ह बराबर, अगर इसकी टोटलिटी में देखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। 31 जो है वो घोष वर्ण होंगे। आपको यहां फोकस करना है, 31 घोष वर्ण या सघोष वर्ण होंगे। अब जो अघोष क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं झनकृत नहीं होती हैं, अघोष वर्ण। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं
स्वर तंत्रिकाएं झनकृत नहीं होती है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत देखेंगे, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का क्या है, प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रथम तथा द्वितीय वर्ण। तो अगर इनको देखेंगे तो 5 दूनी की 10, और इसी तरह से आप उसमें व्यंजन में आते हैं तो उसमें व्यंजन में तीनों स आ जाते हैं, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स। तो ये +3 हो जाएंगे। तो टोटलिटी में देखेंगे तो 10 + 3 = 13। ये क्या हो गए, अघोष वर्ण हो गए, अघोष वर्ण। तो अब आप देखिए, अघोष वर्ण 13 और घोष वर्ण 31। अगर इसको आप पलट देते हैं, इसको पलट देंगे तो 13 को अगर हम को पलट देंगे तो 31 प्राप्त कर लेंगे, और 31 को पलट देंगे तो 13 प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से घोष और अघोष का निर्धारण होता है। अब आइए, कहीं कहीं पर किताबों में ध्यान दीजिए, द्विगुण व्यंजन या उक्षिप्त व्यंजन को जोड़ दिया जाता है, जबकि आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन ड और ढ का ही परिष्कृत रूप होते हैं। तो अगर उस तरह से देखेंगे तो ड और ढ अपने वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण है, तो इसमें घोष में समाहित है। इसी कारण से उसको अलग से आप मत समझिएगा। प्रश्न जो पूछा जाएगा कि उसकी गणना घोष में होती है कि अघोष में होती है, तब आप उत्तर दीजिएगा कि उसकी गणना घोष वर्ण में होती है, अघोष में नहीं होती है, क्योंकि उसके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं झनकृत होती है। इस तरह से घोष वर्णों की कुल संख्या 31 और अघोष वर्णों की कुल संख्या 13 है। तो यही निर्धारण करता है आपको किसके बारे में, वह घोष और अघोष के बारे में, स्वर तंत्रिकाओं के झनकृत और न झनकृत होने पर, जिसकी झनकृत न हो वह अघोष वर्ण है। आइए इसके आगे बढ़ाते हुए आपको अल्पप्राण महाप्राण इस वीडियो में पढ़ाते हैं। देखिए अल्पप्राण महाप्राण क्या है। देखें, अल्पप्राण और महाप्राण का निर्धारण प्राण वायु के आधार पर किया गया है या श्वसन के आधार पर किया गया है। पूरे वर्ण में 2 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। कुछ वर्ण उसमें अल्पप्राण और कुछ उसमें वर्ण महाप्राण होते हैं। तो किस आधार पर किया गया है? उच्चारण में प्राणवायु, उच्चारण में प्राण वायु, या किसके आधार पर? श्वास के आधार पर अल्पप्राण महाप्राण का निर्धारण किया गया है। आइए इस अल्पप्राण महाप्राण को कठिन को भी सरल बना देते हैं। मेरा प्रयास होगा कि आप सदैव इसको याद रखें। एकदम गणितीय पद्धति पर हम अल्पप्राण महाप्राण को आपको पढ़ाने वाले हैं। किस रूप में अल्पप्राण महाप्राण? हमने कहा उच्चारण में प्राणवायु या श्वसन के आधार पर अल्पप्राण महाप्राण का निर्धारण किया गया है। आइए पहले हम लोग देखते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से प्राण वायु यानी हवा कम मात्रा में लगती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। अर्थात इसमें हकार ध्वनि, हकार ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, इसलिए इसको अल्पप्राण कहा जाता है। क्या? यहां पर देखें,
जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु कम मात्रा में लगती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। हमने क्या कहा? हकार ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, कम मात्रा में जब लगेगी, यानी श्वास कम मात्रा में लगेगी तो हकार ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए अल्प प्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण को पुनः गणितीय पद्धति पर कैसे समझेंगे, कौन कौन से ऐसे हैं? तो आइए जरा देखिए। इसके अंतर्गत सभी स्वर माने 11 स्वर। इसके बाद प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, इनकी संख्या देखेंगे तो इस प्रकार पंक्तियां 15 हो जाते हैं। ये 15 हो गए वर्गीय व्यंजन, और सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, यानी य, र, ल, व, इनकी संख्या हो गई 4। तो अगर इसको आप जानना है गणितीय पद्धति पर आधारित कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी हो गई, तो आप देखेंगे अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या। आइए यहां देखिए, 11 स्वर प्लस 15 वर्गीय व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, प्लस सभी अंतस्थ व्यंजन चारों, बराबर आप देखिए कि ये 30 हो जा रहे हैं कि नहीं? 30 क्या हो गए? अल्प प्राण वर्ण। ये 30 अल्प प्राण वर्ण, इसकी संख्या हो जाती है। अब जो बचे हुए हैं बड़े आसानी से, जो शेष बचे हुए क्या हो गए? वो महाप्राण हो गए। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई महाप्राण की? महाप्राण क्या हो गई? जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु अधिक मात्रा में लगता है उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु यानी श्वसन क्रिया ज्यादा मात्रा में लगती है, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु ज्यादा या अधिक मात्रा में लगती है उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। अर्थात इसके उच्चारण में, महाप्राण वर्णों के उच्चारण में हकार ध्वनि उत्पन्न होती है जी। इसमें हकार ध्वनि उत्पन्न होगी महाप्राणों के। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है किन वर्णों के उच्चारण में हकार ध्वनि उत्पन्न होती है, आप महाप्राण बताएंगे। और किन वर्णों के उच्चारण में हकार ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है, आप अल्प प्राण बताएंगे। जैसा प्रश्न वैसा आपका उत्तर होगा। आइए जरा देखते हैं अब महाप्राण वर्ण कितने बचे हैं, जरा इसको भी देख लीजिए। इस प्रकार महाप्राण वर्णों के अंतर्गत महाप्राण वर्णों के अंतर्गत प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा यानी द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय तथा
चतुर्थ वर्ण, अगर इनकी संख्या देखेंगे तो ये 10 हो जाते हैं। द्वितीय चतुर्थ वर्ण तो इनकी संख्या 10 हो जाती है। इसी तरह से आप देखेंगे तो सभी ऊष्मीय व्यंजन, सभी ऊष्मीय व्यंजन आते हैं तो इनकी संख्या 4 हो जाती है। तो 4 ऊष्मीय व्यंजन 10 वर्गीय व्यंजन बराबर इनकी संख्या प्लस कर देंगे तो बराबर 14 हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि महाप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी है तो आप बताएंगे महाप्राण वर्णों की संख्या बराबर 14 यानी 14। हम आपके समझाने के लिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं। 14 है महाप्राण। कौन? प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का द्वितीय और चतुर्थ, जैसे क वर्ग में आएंगे तो क नहीं होगा, ख होगा, ग नहीं होगा, घ होगा। उसी तरह प्रत्येक वर्गीय व्यंजन में द्वितीय और चतुर्थ तो आप देखेंगे 5 दूनी के 10 हो गए। अंतस्थ व्यंजन में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह ये आ जाते हैं तो 4 बराबर 14 हो जाते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे गणितीय पद्धति पर आधारित अल्पप्राण महाप्राण वर्णों की संख्या प्लस उसकी जितने भी प्रॉस्पेक्ट हैं, जितने भी प्रश्न आएंगे इसी से आएंगे। थोड़े से आप प्रयास करेंगे, आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगेगा। मेरी पूरी प्रयास होगी कि आप अपने सुझाव, अपने कमेंट को भेजें ताकि आने वाले वीडियो में और हम सुधार कर आप तक भेज सकें और अच्छी विषय वस्तु को आप तक संप्रेषित कर सकें। इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। अधिक से अधिक आप शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।